ओके, सो रोटेशन में हमने प्रीवियसली पुली वाले क्वेश्चन कर लिए हुए थे। पुली वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। मतलब हमें करना क्या है, हमें देखना है कि वहाँ पे लीनियर मोशन पॉसिबल है क्या। अगर हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन यूज करनी पड़ती है, मतलब फोर्स वाली इक्वेशन। उसके बाद हमें देखना है कि टॉर्क वाली इक्वेशन कैसे यूज करना है। और उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज था कि एक कंस्ट्रेंट हमें बनाना है ए और अल्फा पे रिलेशन बनाने वाला। तो वो सिचुएशन हमने वहां पर यूज की, ए इज इक्वल टू आर अल्फा वाला। तो ऐसे टाइप के हमने दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए थे जिन पे सिमिलर टाइप ऑफ सॉल्विंग था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने मूविंग एक्सिस रोटेशन पर देखा था कि प्योर रोलिंग में चीज़ों को हमें कैसे हैंडल करना है। तो प्योर रोलिंग में हमने वेलोसिटी लिखना सीख लिया था। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है तो क्या होगा, और फिर एक्सेलरेशन लिखना है और काइनेटिक एनर्जी, इतना हमने देख लिया था। इसके बाद हमने स्टार्ट कर दिया हुआ था कि यार ये प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग क्या है, ठीक है। तो आइडिया बहुत ही क्लियर था। प्योर रोलिंग में क्या था, प्योर रोलिंग में पूरा जो सरकमफ्रेंस है, पूरा सरकमफेरेंस बहुत ही स्मूथली एक एक पॉइंट यहाँ पर हिट करता है। मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, पूरा एकदम अच्छे से सारे पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं। इसका मतलब आइडिया ये है कि जब ये पूरा फुल रोल करेगा तब ये हॉरिजॉन्टल में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। 2 पाई। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब ये 2 पाई एंगल कवर करेगा तब ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, 2 पाई आर। तो ऐसा तभी होगा जब इसका ओमेगा कितना हो, मतलब इसका जो v हो वो ओमेगा इंटू आर जितना हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमें निकल के आई थी कि हमें प्योर रोलिंग के लिए क्या करना है। इम्प्योर रोलिंग क्या है, ऐसा इम्प्योर रोलिंग का सॉल्विंग नहीं है, थोड़ा सा बेसिक आइडिया रह सकता है क्या, कि अगर डिस्टेंस सपोज हाफ सर्कल कवर किया, तो अगर डिस्टेंस पाई आर से ज्यादा हो गई, इसका मतलब लीनियरली वो फास्ट जा रहा है, तो v इज ग्रेटर देन आर ओमेगा। अगर वो रोल ज्यादा कर रहा है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा कवर नहीं की, तो इसका मतलब आर ओमेगा इज ग्रेटर देन वी। तो वो सिचुएशंस रहेंगी इम्प्योर रोलिंग की। तो चले आज डिस्कस कर लेते हैं कि प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग पे थोड़ी सी क्या क्या बातें देख सकते हैं हम, और किस टाइप के छोटे से क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से वो पूछे जा सकते हैं प्योर रोलिंग और इम्प्योर रोलिंग को लेके। सर वो एक्सेलरेशन एक बार फिर से समझाइए ना। चले एक्सेलरेशन देख लेते हैं। यार एक्सेलरेशन क्या होता है कि अभी हमने कंफर्म किया कि ये आगे जा रहा है ए से, मतलब इसका हर एक पार्टिकल ए से जा रहा है, ये श्योर है। अगर ये आगे एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका हर एक पार्टिकल कहाँ से, ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। यस अच्छा, सर। अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो यार इसके पास स्पीड भी रहेगी और ओमेगा भी रहने वाला है। अगर मैंने सिर्फ इसे ओमेगा दिया है तो क्या जरूरी है कि इसके पास v और ओमेगा दिया है, तो क्या जरूरी है इसके पास ए रहेगा, नहीं। अरे भाई कांस्टेंट जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तब नहीं रहेगा ना। यस सर। लेकिन अगर ए दिया है तो भाई v को तो रहना ही पड़ेगा, ओमेगा को भी रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि उस केस में एक एक्सेलरेशन लीनियर आ गया, लेकिन सर्कुलर वाले दो एक्सेलरेशन होते हैं। सर्कुलर वाले दो एक्सेलरेशन क्या होते हैं कि अगर हम किसी चीज को अल्फा से घुमा देते हैं, सर्कल में आ जाते हैं। सर्कल में कैसे कहा था कि यार अगर कोई चीज घूम रही है ओमेगा से, सिर्फ ओमेगा से घूम रही है, तो इस पे एक सेंट्रीपिटल लगता है एक्सेलरेशन, क्या होता है वो ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन अगर ये ओमेगा वेरिएबल है तो एक और एक्सेलरेशन आ जाता है क्या, 80। एटी, अल्फा आ जाता है डी ओमेगा बाई डी टी, और उसके वजह से क्या आ जाता है एटी विच इज आर अल्फा। तो इसका मतलब इस पे हमेशा दो एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटी है। तो अगर ओमेगा बदल रहा है तो दो एक्सेलरेशन लगेंगे, एक सेंट्रीपिटल और एक आगे की तरफ आर अल्फा वाला। तो मैंने क्वेश्चन ही ये बोला है कि आगे ए से जा रहा है और अल्फा से घूम रहा है। तो यार अगर अल्फा लग रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक क्या लगेगा आगे की तरफ, 80 विच इज आर अल्फा।
और ये नीचे की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर तो लगेगा ही सेंटर की तरफ। तो 3 टाइप के एक्सेलरेशन दिखेंगे। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो थोड़ा-सा डायरेक्शन पे ध्यान देना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पर अगर देखोगे तो AT अब इस तरफ लगेगा, तो A इस तरफ लग रहा है, AT = R अल्फा इस तरफ लग रहा है और ओमेगा स्क्वायर आर इस तरफ लग रहा है। तो बस ये थोड़ा-सा ध्यान देने वाली बात थी। समझा? यस सर। ओके, गुड। चलिए तो फिर देख लेते हैं थोड़ी से जो हमें पॉइंट्स देखने हुए हैं, बेसिक पॉइंट्स। प्योर रोलिंग में देख लेते हैं पहले। देखें, प्योर रोलिंग में अगर मैंने बात की कि सपोज ये एक व्हील है जो कि आगे v स्पीड से जा रहा है और लेट्स से ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है? तो ये किसी प्लेस पे चल रहा होगा, तो ये मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है, मतलब हम इसे कंसिडर कर लेते हैं ग्राउंड। अच्छा, अब प्योर रोलिंग की खास बात क्या बताई मैंने कि प्योर रोलिंग में सिचुएशन ये देखने को मिलेगी। प्योर रोलिंग की खास बात क्या है कि ये जो पॉइंट है स्किड नहीं करता कभी भी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये स्किड नहीं करता, एक बार टच करेगा उसके बाद सीधे कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसके 3 इंस्टेंट अगर मैं दिखाऊं, ये है A, B और C। जो ये पॉइंट है वो A पे था, A के तुरंत बाद B पे आएगा और तुरंत बाद C पर चला जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल में B के पास कोई भी स्पीड नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी सिचुएशन है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इसके पास V और ओमेगा है, तो हॉरिजॉन्टल में इसके पास क्या-क्या स्पीड होंगी वो थोड़ा बना लेते हैं। तो अगर मैं देखूं कि हॉरिजॉन्टल में इसके पास क्या-क्या स्पीड रहेगी, तो मैं थोड़ा-सा अलग कर देता हूँ ग्राउंड को और ऊपर करके इसको देखता हूँ। तो मैंने जस्ट देखा कि इसके पास आगे की तरफ क्या है, V है। आगे की तरफ इनके पास क्या है, सबके पास V स्पीड है। क्लियर? हर एक पॉइंट के पास क्या स्पीड है, V स्पीड है। और घूमने की वजह से हर एक पॉइंट के पास एक कौन सी स्पीड आ जाएगी, R ओमेगा। तो यहाँ पर R ओमेगा इस तरफ रहेगा, यहाँ पर R ओमेगा इस तरफ रहेगा और यहाँ पर R ओमेगा इस तरफ। अब सोचो, अगर ये पॉइंट का V ज़्यादा हुआ तो आगे स्किड कर जाएगा और अगर R ओमेगा हुआ तो पीछे स्किड कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्योर रोल करना है तो इस पॉइंट को स्किड नहीं करना चाहिए। तो इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लेट्स से मैंने इसे नेम दिया P। ये यहाँ पर कांटेक्ट था, तो इस P का नाम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, फॉर नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मतलब बिल्कुल स्लिप नहीं हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग हो रही है वहां पे। और नो स्लिपिंग और प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए, वो जो पॉइंट का स्पीड है वो पॉइंट का स्पीड ग्राउंड के स्पीड के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट जीरो क्यों नहीं बोल दे रहे, ग्राउंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्राउंड भी मूव कर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है ना, एक व्हील किसी ऐसे सरफेस पे चल रहा है जो कि वो सरफेस भी मूव हो रहा है। मतलब सपोज एक ट्रेन है और ट्रेन मूव हो रही है, आप उसके अंदर कुछ रोल कर रहे हो, तो वो रोल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो भी क्या है, अब मूविंग। तो प्योर रोलिंग का टारगेट क्या होगा कि कांटेक्ट के साथ ही इसे चलना चाहिए। ठीक है, अगर कांटेक्ट रेस्ट पे है तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसा होना चाहिए, रेस्ट पे। अगर ये 10 की स्पीड से चल रहा है तो इसे भी 10 की स्पीड से चलना चाहिए। इसका मतलब प्योर रोलिंग तब होगी जब v ज्यादा होगा r ओमेगा से, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड, तब प्योर रोलिंग होगी। तो मतलब आइडिया एकदम स्ट्रेट है क्या, प्योर रोलिंग के केस में कांटेक्ट की स्पीड और वो जो ग्राउंड पॉइंट है उनकी स्पीड सेम होनी चाहिए। मतलब v p = v q। ओके, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ व्हेन
ग्राउंड इज एट रेस्ट, ठीक है, मतलब जिस सरफेस पे ये रोल कर रहा है वो अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा, वीपी हमें लिखना है, वीपी कैसे लिख सकते हैं, वी माइनस आर ओमेगा, और वीक्यू को क्या लिख सकते हैं, 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे है। तो क्या रिलेशन आ जाता है इन सिंपल वर्ड्स, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये हमारा प्योर रोलिंग का एकदम, ये मानो सबसे डेडली वेपन है, इससे प्योर रोलिंग में यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कि प्योर रोलिंग में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं बिकॉज वी क्यू इज 0। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि हम यूज गलत तरीके से कर जाते हैं। हमें ये याद है ना कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, याद है ना आपको सर्कुलर में, यार सर्कुलर में याद है यस कि सर। नहीं, v इज इक्वल यस टू आर सर। ओमेगा, यस सर। बिल्कुल। अब ये फर्क है कि आप लोग को कुछ डिफरेंस फील होता ही नहीं है, आपको तो लगता है अरे याद तो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, इतना क्या सर यहाँ पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये फील करो कि ये दोनों अलग चीजें हैं भाई। ये भी क्या है, ये भी क्या है, वी सेंटर v सेंटर ऑफ लेटरल मास, स्पीड। और ये आर ओमेगा क्या है, ये वो v है जिसे हम आर ओमेगा बोलते थे। हाँ। तो बेसिकली ये क्या है, ये टेंजेंशियल स्पीड है जो आर ओमेगा के वजह से आती है, और ये दोनों बराबर होते हैं, ये स्टेटमेंट है प्योर रोलिंग के लिए। तो इससे बिल्कुल ये नहीं कंफ्यूज होना कि हमने पूछा यार इस पॉइंट की स्पीड बताओ, और मैंने दे दिया कि ओमेगा है इतना, लेट्स से 10 रेडियन पर सेकेंड, तो आपने कहा अरे सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, काम बन गया, बन गया क्या काम, नहीं, इस पॉइंट के पास दो स्पीड है, एक तो v है और एक आर ओमेगा है। अब लकीली इस v को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो आर ओमेगा की वैल्यू है वही इस v की वैल्यू है, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि प्योर रोलिंग में इसके पास कितनी स्पीड है, 2v। 2v। समझ आया ना, तो ये डिफरेंस समझ आया कि ये v और ये आर ओमेगा दोनों अलग अलग लोग हैं, ये v हमारा सेंटर ऑफ मास का है, और ये आर ओमेगा वो टेंजेंशियल इफेक्ट है जो रोटेशन या सर्कुलर की वजह से आता है। अगर मैं इसे ओमेगा से घुमाऊं तो ये जो टेंजेंशियल स्पीड्स आती हैं हर एक पॉइंट की, ये है आर ओमेगा। समझा ना सबको अब आर ओमेगा क्या चीज है। ओके, तो इसका मतलब जैसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, वैसे ही यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू आर अल्फा। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये AT नहीं है, ये a सेंटर ऑफ मास है, उसको हम आर अल्फा से कंपेयर कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो किस टाइप का होगा, ये बताओ, क्या लग रहा है प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन किस टाइप का होगा बताएं। रोलिंग फ्रिक्शन काइनेटिक। टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग प्योर रोलिंग में और मतलब यूजुअल रोलिंग में डिफरेंस है। प्योर रोलिंग में जो टाइप ऑफ फ्रिक्शन हम कंसिडर कर लेते हैं वो कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हमने बात की कि काइनेटिक होगा या स्टैटिक होगा, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक होगा। अब आप सोचेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से आने वाला है, तो रीजन बीइंग जब हम किसी चीज को प्योर रोल करते हैं तो मैंने बताया कि क्या ये पॉइंट कांटेक्ट में रहने वाला है, क्या नहीं, ये जस्ट टच हुआ और तुरंत फिर क्या आ जाता है आगे, मतलब बेसिकली इस पॉइंट का इस सरफेस पे कोई भी मूवमेंट नहीं होता। तो यार अगर ये पॉइंट मूवमेंट नहीं हो रहा तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा इस पॉइंट का हमेशा
जीरो रहेगा ना। ये सर्किल है, ये पॉइंट कांटेक्ट में आया और नेक्स्ट क्या होगा, ये पॉइंट तुरंत ऊपर आ जाएगा। अब ये कांटेक्ट में आएगा, फिर ये पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट कांटेक्ट में आएगा, नेक्स्ट पॉइंट कांटेक्ट में आएगा। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हर बार बदल रहा है। क्या अलोंग द सरफेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है क्या? नहीं। मैं इस चीज को और एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब हम इस ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाते हैं, ये कहीं नहीं लेके जा रहे, कहीं नहीं लेके जा रहे, तो सारे मॉलिक्यूल कैसे हैं अभी? रेस्ट पे। अब अगर हमने इसे मूव कराया तो ये सारे मॉलिक्यूल कैसा करेंगे, स्किड करेंगे अब, और फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, काइनेटिक टाइप का। अब रोलिंग में प्रॉब्लम ये है कि रोलिंग में, प्योर रोलिंग में ये पॉइंट स्किड कर ही नहीं रहा है। ये पॉइंट इतना प्योरली रोल कर रहा है कि ये पॉइंट यहाँ पे टच होता है और फिर तुरंत ऊपर आ जाता है, फिर ये नीचे वाले पॉइंट का नंबर आता है, फिर इसका नंबर आता है, फिर इसका, फिर इसका। इसका मतलब कोई भी पॉइंट स्किड नहीं करता है, बस टच करता है और हट जाता है। तो याद है वर्क डन में, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में मैंने बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, ये एक्सप्लेन किया था ना। स्टेयर्स पे। हाँ, तो क्या होता है, हम टच करते हैं फुट और ऊपर कर लेते हैं, फुट को स्लाइड करते ही नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है उसका, जीरो। जीरो। तो इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी जीरो रहता है, और फ्रिक्शन का टाइप कैसा रह जाता है, स्टैटिक। स्टैटिक रह जाता है। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है कि प्योर रोलिंग के केस में जब स्किड ही नहीं हो रहा है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या रहेगा, रहेगा ही नहीं, जीरो रहेगा। तो ये भी पॉइंट लिख लेते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, डब्ल्यू फ्रिक्शन, वो भी क्या रहने वाला है, जीरो। तो प्योर रोलिंग में दो तीन बातें हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा क्योंकि पॉइंट स्लाइड नहीं करेगा, और वर्क डन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो मैंने ये v इज इक्वल टू आर एल्फा आपको लिख के समझा दिया, लेकिन मैं एक और चीज समझा देता हूँ। अगर सरफेस मूव हो रहा है तो फिर क्या करेंगे, तो देख लें। इफ सरफेस ऑफ कांटेक्ट, जिसे हमने ग्राउंड बोला है, इज ऑल्सो मूविंग, तब देखें क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है। सपोज ये व्हील है और ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा है, और ये प्लेटफॉर्म भी आगे चल रहा है किस स्पीड से, v1 से चल रहा है। अब ये आगे अपना v स्पीड से चल रहा है और r ओमेगा से घूम रहा है। अब बताओ कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग क्या होगी यहाँ पर, कंडीशन V minus R omega is equal प्योर रोलिंग। ठीक है, ओके, बताएं क्या बताया आपने, v माइनस आर ओमेगा इज v1। ठीक है, देखें हमेशा कैसे सोचेंगे, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग अगर आपको देखनी है तो मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से सोचना शुरू करना है। बहुत ही सिंपलर वे पे आप देखें, अप्रोच करेंगे। नंबर वन, आप फिगर बना लो यार, आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बना लो पहले हमेशा। तो इसका मतलब आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बना लो। अब बताओ नीचे वाला पॉइंट किस स्पीड से जा रहा है, v1। ऊपर वाले पॉइंट की स्पीड बनाओ, उसको आगे की तरफ कौन सी स्पीड रहेगी, v v, और पीछे की तरफ r ओमेगा। अब अगर उसे नीचे R वाले ओमेगा। के साथ चलना है, टू मूव टुगेदर, टू मूव टुगेदर विद v1, क्या होना चाहिए, टू मूव टुगेदर विद v1, v मस्ट बी ग्रेटर देन r ओमेगा। ये समझ आया या नहीं? यस सर। यस हाँ, सर। तो इसका मतलब ये होगा कि लाइन किस तरह लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड इसकी स्पीड को मैच करना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की स्पीड नेट कितनी हो जाएगी, v v माइनस माइनस v r V ओमेगा इज माइनस इक्वल R टू ओमेगा v1। इक्वल r टू ओमेगा। V1। तो v माइनस r ओमेगा ये होना चाहिए हमारा v1।
तो ये हमारी कंडीशन हो गई ये। तो क्या इस बार v इज इक्वल टू आर ओमेगा आंसर आया क्या? नहीं आया, नहीं। क्योंकि ये भी प्लेटफॉर्म मूव कर रहा था। अब सोचो इस तरीके से कर देते हैं। ऐसा सेटअप तो देखा है ना आपने, दो हैंड्स के बीच में ऐसे बॉल को लेके घुमा देते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में आपने देखा होगा, बास्केटबॉल को कोई भी गेम देखा होगा तो हैंड्स के बीच में बॉल को रोटेट करते रहते हैं ना, तो वो ये वाली सिचुएशन नीचे कुछ हो जाती है कि दोनों को हम डिफरेंट तरीके से अगर रोल करें। तो सोचो इसे मैंने आगे की तरफ पुल किया V1 से और इसे पुल किया V2 से। अब क्या सिचुएशन हो जाएगी तो बताएं। ये बॉल को कुछ आगे की तरफ स्पीड मिलेगी V, और क्या होगा, R ओमेगा से घूमेगा। चले अब रिलेशन बताएं, क्या क्या रिलेशन होल्ड करेंगे बताएं। V plus R एक सेकेंड, equal to V1. इसको मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। हाँ, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको क्या कर लेने चाहिए, ऐड। बना लेना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है, क्या करना है, तुरंत ऐसे डॉट बना लेने, मतलब बिना डॉट बनाए सोचना ही नहीं है। फिजिकली मत बनाओ बट दिमाग में डॉट ही चलने चाहिए। क्या होना चाहिए, डॉट बने होने चाहिए दिमाग में आपके। ये दो डॉट हमारे बन गए, कभी भी गलत नहीं होगा। अब टॉप पॉइंट पर बनाते हैं स्पीड्स। टॉप पॉइंट पर आगे की तरफ क्या होगा, v, और आर ओमेगा किस तरफ रहेगा टॉप पॉइंट पे, पीछे की पीछे एक तरफ, अच्छा नहीं आगे की तरफ। आगे आगे की तरफ ही रहेगा भाई आर ओमेगा। बॉटम पर v आगे रहेगा और आर ओमेगा पीछे। पीछे की तरफ। अब बड़े सिंपल वे पे बताओ कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इनके साथ चलना चाहिए सिनेरियो। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर पॉइंट 1 में क्या होगा, v और प्लस V आर plus ओमेगा, R. ये दोनों मिलके किसके बराबर होंगे, V1 v1 के V1 बराबर। और यहाँ पर क्या होगा, v माइनस आर ओमेगा, ये किसके बराबर होगा, v2 के बराबर। समझ आया या नहीं? यस सर। गलत है भाई, क्या यस सर? ओमेगा माइनस V हाँ, इज इक्वल टू V2। हाँ सर। तो ध्यान दो भाई, बिल्कुल ध्यान दो, क्या समझा रहा हूँ तब से। इस पॉइंट को v2 के साथ चलना है, v2 के साथ चलना है तो किसे ज्यादा होना चाहिए, आर ओमेगा। आर ओमेगा को ज्यादा होना चाहिए। छोटी छोटी बात है बट आप समझो मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये सिचुएशन आपको समझ आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आर ओमेगा ज्यादा होना चाहिए v से, और वो v2 के जितना होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्योर रोलिंग की सिचुएशन लिख सकते हैं। तो प्योर रोलिंग की सिचुएशन में किसी को डाउट, ठीक। भाई ये वाले क्वेश्चन कम ही देखने को मिलेंगे, हमेशा कौन से देखने को मिलेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा। आर ओमेगा, ठीक है। बस उसको अलग तरीके से मत समझ लेना कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v का आंसर लिख दो। वो सिर्फ एक रिलेशन है v और ओमेगा में। सिंपल दूसरा वाला बात कर लेते हैं। ये हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, प्योर रोलिंग, ठीक है। थोड़ा सा इम्प्योर रोलिंग डिस्कस कर लेते हैं, बहुत खास तो नहीं है उसमें कुछ। तो जो चीज प्योर रोलिंग में होता है वो इम्प्योर रोलिंग में नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये व्हील है, आगे की तरफ v से जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, और ये ग्राउंड पर है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर स्लिपिंग, ये कब स्लिप करेगा, सिंपल सी बात है, कोई भी स्पीड अगर अलग हुई तो ये स्लिप कर जाएगा। मतलब यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिए थे, नेम क्या दिया था, ये पॉइंट था P, और ये ग्राउंड में जो पॉइंट था वो था Q। तो ये चीज होनी चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ P इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ Q, तभी वो स्किड कर जाएगा, ठीक है। मीन्स VQ is 0 if VQ is 0 then VP will not be 0, ठीक है। और VP कितना था, VP था V माइनस आर ओमेगा, 0 नहीं रहेगा तो काम की बात ये आ गई कि V मस्ट नॉट बी इक्वल टू आर ओमेगा। ये तो सिंपल हो गया, क्या इम्प्योर रोलिंग की बात हो गई।
तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट क्या करने वाला है, स्लिप करेगा। क्लियर? तो स्लिप करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, देन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन विल बी Kinetic. yes. So type of friction here is kinetic, or work done by friction is also not zero. Clear? So work done by friction वो भी वहां पर आएगा, वो जीरो नहीं होगा। तो फिर इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे देख लें। एक तो है प्योर रोलिंग के क्वेश्चन सब सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक तो है हमें वर्किंग रूल लिखा दूं मैं कि किस तरीके से काम करते हैं, और या फिर आप समझ जाओ वर्किंग रूल मतलब लिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ कि क्या करना है। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं कि क्या रखना है एग्जाम्पल, या फिर एक मिनट वर्किंग रूल लिख लेते हैं थोड़ा सा कि प्योर रोलिंग के क्वेश्चन में किस तरीके से टैकल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो एफबीडी ड्रॉ करना, ड्रॉ द एफबीडी। फिर एफबीडी ड्रॉ करने के लिए बाद क्या करना है, असाइन वी एंड ओमेगा और ए एंड अल्फा। ये जो वी ओमेगा आर अल्फा ये सब है ये, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा क्या, प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, ये सबसे स्टार मार्क है, मेन चीज है ये एकदम। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के बाद सेम यूज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या थी, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर रोटेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन में क्या था, टॉर्क नेट, टाउ नेट क्या हो जाएगा, I आई अल्फा। आई किसके बाद होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इनटू अल्फा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी। और लास्टली यूज कंस्ट्रेन इक्वेशन। कंस्ट्रेन इक्वेशन क्या है, जो अभी जस्ट आपको हमने बताया, क्या v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। मतलब रोलिंग कैसा है, प्योर रोलिंग है क्या है, तो ये सब v इज इक्वल टू आर ओमेगा और v और a इज इक्वल टू आर अल्फा प्योर रोलिंग के लिए, या फिर इम्प्योर रोलिंग है तो इम्प्योर रोलिंग की चीजें लिखना है। जो भी कंस्ट्रेंट आपको गिवन है उस कंस्ट्रेंट को आपको यूज करना है बस। ठीक है, तो यार अभी ये कंस्ट्रेंट को किस तरीके से डील करना है वो देखें। अब इन्हें सॉल्व कैसे करना है, ये वर्किंग रूल बहुत ही स्टैंडर्ड वर्किंग रूल है, ये हमें करने ही रहते हैं। क्या, एफबीडी ड्रॉ करना है, ये करना, और ये एक नया है बस, वो भी मैंने सिखाया है कि किस तरीके से इसे डील करते हैं, फ्रिक्शन कैसे सोचते हैं। सिंपल सी बात है, अगर पॉइंट में आगे जाने का चांसेस है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। अगर ये पॉइंट पीछे की तरफ जाने का ट्राई कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ एक्ट करेगा। किसी को डाउट फ्रिक्शन में कुछ, यार फ्रिक्शन ये पता है ना कैसे एक्ट करता है। चले, तो एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देख रहे हैं
और उस पे ही जो भी सारा कुछ डिटेल है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये समझो एक डिस्क होता है, ऐसा ऐसा डिस्क, ऐसा उसमें ग्रुप्स बने होते हैं थोड़े से। तो पुली जो होता है ना, पुली की सिचुएशन है, तो यहाँ पर लेट से हमने बहुत सारे थ्रेड लगा दिए हैं, ऐसा पूरा रैप करके रखा हुआ है उसे, और वो थ्रेड को हम खींचेंगे। तो वो थ्रेड को अगर हम खींचेंगे तो उस पर एक फोर्स लगने वाला है। तो वो जो फोर्स लगने का पैटर्न है वो क्या रहेगा देखें। तो क्वेश्चन है कि सपोज एक डिस्क है जिसमें थ्रेड है, ठीक है, ये डिस्क ऐसे रखी हुई है। अब ये थ्रेड हम ऊपर से पुल कर रहे हैं, तो ये थ्रेड पे अगर हम एक एफ फोर्स लगाएंगे तो आप फील करें इस चीज को, क्या कि आपने एक डिस्क है जिसमें थ्रेड रैप है और ये थ्रेड आपने यहाँ से ओपन करना स्टार्ट किया, तो आप देखोगे कि ये रोल करना स्टार्ट कर देगा ना। ये ऑब्जेक्ट जब आप इसे ऊपर थ्रेड से पुल करोगे तो इसका थ्रेड ओपन होना स्टार्ट करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट आगे भी आएगा और रोल भी करेगा। ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। ये पॉइंट समझ आया नहीं, बताएं? यार ये चीज सबको समझ आई कि ये ऑब्जेक्ट रोल भी करेगा और वहां पर क्या सिचुएशन रहेगी, आगे भी मूव होगा। पहले बताएं, इतना पॉइंट समझ आया नहीं? मतलब स्किड करेगा क्या? हाँ, स्किड करेगा, वो चांस है। मैंने ये अभी कहा ही नहीं कि प्योर रोलिंग होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये तो समझ आया ना कि आगे जाएगा। यस अगर आप ज्यादा फास्ट यस सर। पुल कर लोगे तो स्किड कर जाएगा, बट हमने ये नहीं कहा कि अभी प्योर रोलिंग है। हमने कहा है कि ठीक है, चांस है, स्किड कर सकता है, नो इश्यूज, ठीक है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि कितना एफ लगाए कि स्किड ना करे। आप फील करो कि आप फास्ट पुल करोगे तो स्किड करने वाला है, अगर आप स्लोली पुल करोगे तो स्किड नहीं करेगा। तो हमें यही तो कैलकुलेट करना है क्या, कि हम कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए कि वो स्किड ना करे, ठीक है। टारगेट समझ आया? सर हाँ। वो थ्रेड उस पॉइंट पे फिक्स है क्या? नहीं नहीं, थ्रेड पूरा रैप है। आपने ऐसा पुली टाइप देखा ना, पुली, सपोज एक पुली और उसके ऊपर ऐसे थ्रेड रैप है, तो ठीक फिर है। वो खींचते समय थ्रेड भी आगे जाएगा ना, हाँ, और थ्रेड भी आगे जा रहा है, खींचते समय थ्रेड भी आगे जा रहा है। अगर थ्रेड नहीं आगे जाएगा, थ्रेड फिक्स होगा, तो ये रोल ही नहीं करेगा ना, ये तो बस एज एन ऑब्जेक्ट आगे जाएगा। अगर थ्रेड फिक्स हुआ तो ये बस एज एन ऑब्जेक्ट आगे जाएगा ना। ग्राउंड पे तो बेसिकली हम थ्रेड पुल कर रहे हैं, तो ये ऐसा हो रहा है, ये हम एफ लगा रहे हैं फोर्स, तो थोड़ी देर में क्या हो रहा है कि जब ये आगे आएगा, ये थ्रेड इतना इतना थ्रेड अगर ओपन हो गया तो ये जो है इतना आगे आ जाएगा यहाँ पर। अब यस थ्रेड सर। हमारे पास इतना एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम थ्रेड पुल कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ फोर्स अलग से नहीं लगा रहे, थ्रेड पुल कर रहे हैं एफ फोर्स से। लिख देते हैं, अच्छा ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन थोड़ा सा, लेट्स से अ डिस्क of mass m and r is bonded with a rope and the rope is being pulled from top with F force। यार ये थ्रेड पुल करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक तो मेथड मैंने बोला कि कहाँ पे पुल करो, ऊपर से। एक तो ये सिचुएशन समझ आई ना।
एक थ्रेड को ऐसे भी तो पुल कर सकते हैं, यहां से थ्रेड इस पे पूरा रैप है। आपका पैटर्न है कि आप कैसे पुल करना चाहते हो। तो लेट से मैं ऐसे वर्टिकल भी तो पुल कर सकता हूँ थ्रेड को। समझ आया? यस सर। हाँ, एक और चांस है, ऐसे थ्रेड को पकड़ के थ्रेड को होल्ड किया और ऐसे डिस्क को भी छोड़ सकता हूं ना, तो ये डिस्क खुद ही नीचे जाना स्टार्ट कर देगी। समझ आया? यस। तो डिफरेंट डिफरेंट हमें एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। हमें यही डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम उसे होल्ड करेंगे तो उसका मूवमेंट कैसा रहने वाला है। तो अभी हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं कि हमने फोर्स कहाँ लगाया है, हॉरिजॉन्टल। तो ये जो है इस पे ऑल अराउंड इस पूरे डिस्क पे ये रोप है, ठीक है, उसे हम F4 से पुल कर रहे हैं। तो ये रोप है, ठीक है, F फोर्स लगा रहे हैं। तो हमें अभी सारे एस्पेक्ट इसके डिस्कस करने हैं। ये डिस्क है, अभी हमें सारे एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं कि किस तरीके से ये एक्सेलरेट होगा, किस तरीके से इस पे फोर्स लगेगा, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना है। तो पैटर्न एकदम क्लियर है क्या? सबसे पहले हमें सिचुएशन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सॉल्व करने के लिए क्या बना दो, एफबीडी बना दो कि क्या क्या चल रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये ग्राउंड है। सबसे पहले क्या मिल रहा है यहाँ पर, सबसे पहले ये डिस्क कैसे होनी चाहिए, आगे मूव करनी चाहिए। तो इसे क्या मिलेगा सबसे पहले, ए। अगर ए इस तरफ है तो रोल किस तरफ करेगी, ऐसे। तो ये क्या हो गया, आर अल्फा। अब बताओ पहले रोल करेगी या पहले ए आएगा, वो कहां से पता चलता है, फोर्स से। जब हमने फोर्स इस पे लगाया तो इसका हर एक पॉइंट कहाँ जाने का ट्राई करेगा, आगे। आगे की तरफ। तो अगर मुझे चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्किड ना करे तो इसका मतलब किस तरफ फ्रिक्शन लगना चाहिए, पीछे। पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने एफ लगाया हर एक पॉइंट क्या ट्राई करेगा, ए से आगे जाने का ट्राई करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना स्टार्ट हो जाएगा, पीछे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैसे लगने वाला है वो। तो फ्रिक्शन लग गया अब, ठीक। क्यों फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो इसे घुमाने में कितने लोग हेल्प करने वाले हैं, इसको घुमाने में। सिचुएशन नहीं, फोर्सेस कौन कौन से इसको घुमा रहे हैं, एक फोर्स फोर्स mg और भी लगेगा, फ्रिक्शन। फोर्स और फ्रिक्शन, एक mg भी लगेगा यहाँ पर। तो दो mg की हमें टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर mg लगेगा तो एक और क्या रहेगा यहाँ पर, नॉर्मल। नॉर्मल। नॉर्मल रहेगा, ठीक। तो एक हमें ये ध्यान देना है कि बिकॉज नो मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिंपल स्टेटमेंट रहेगा क्या, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg जितना। तो n इज इक्वल टू mg जितना रहेगा, हमें उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। हमें हॉरिजॉन्टल के बारे में सॉल्विंग में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। डन यार, ये पॉइंट समझ आ गया, यस सर। ठीक है। अब देखना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम देखें तो सिचुएशन ये है, क्यों मैंने बताया कि फ्रिक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि ये डिस्क में, इस डिस्क में अगर हम बात करें तो हमने फोर्स लगाया ऊपर टॉप पर, इस फोर्स ने इस डिस्क को आगे मूव कराने का ट्राई किया, ए एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया, लेकिन साथ में इसने क्या कर दिया, एक क्या प्रोवाइड किया होगा, अल्फा भी तो प्रोवाइड किया होगा ना, टॉर्क।
F इंटू आर का। ये बताएं, ये समझ आया कि इसने क्या प्रोवाइड किया होगा, एक टॉर्क भी प्रोवाइड किया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स ने क्या प्रोवाइड किया होगा पीछे की तरफ, आर अल्फा। अब ये बताओ आप कैसे बोल सकते हो कि फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, आप बताएं। अगर ए ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे। पीछे। पीछे की तरफ। और अगर आर अल्फा ज्यादा निकल गया ए, आगे तब आगे की तरफ लगेगा ना। तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें क्या चेक करके रख लेना चाहिए, ए ज्यादा है कि आर अल्फा ज्यादा है? कौन सा पॉइंट ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा निकालने के लिए बड़ा सिंपल है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ की वैल्यू आई अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर। अब देखो आई की वैल्यू क्या होगी डिस्क के लिए, mr square by 4। mr अरे square by एक्सिस के 2। अबाउट घूमेगा भाई, हाँ एक्सिस के अबाउट घूमेगा ना, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, 4 क्यों होगा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा, तो यहां से अल्फा देखें, अल्फा एक आर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2f बाई एम बाई आर, ये समझा। तो आर अल्फा कितना होगा 2f बाई एम। अब जरा देख लेते हैं किसको, f इज इक्वल टू एम ए को। तो ए कितना आ गया f बाई एम, बताओ कौन ज्यादा है, आर अल्फा। समझ आया सबको, आर अल्फा क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब इनिशियली ये पॉइंट क्या फील करेगा, पीछे ज्यादा पीछे फील करेगा। तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, आगे। आगे। की तरफ। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सिखाने का पर्पस है कि यार रोटेशन टफ इसलिए हो जाती है क्योंकि आप प्रॉपर थॉट नहीं देते हैं। हमें अभी तक हम यूजुअली जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं सब में फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अपोजिट टू फोर्स। अपोजिट। अपोजिट आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगा दो, पीछे। लेकिन रोटेशन में ऐसा नहीं होता है। तो रोटेशन में हमें जज करके प्रॉपरली काम करना पड़ता है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये चीज समझाने का ट्राई किया हुआ है। यार बताएं सबको पॉइंट समझ में आ गया कि फ्रिक्शन किस तरीके से डील करना है, यार बताएं। यस सर। ओके, यस चलें। सर। तो ये आपको तुरंत सॉल्व करके रख लेना होगा। अच्छा, इसका वैसे एक शॉर्ट ट्रिक भी है, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, चाहिए तो मैं वो बता देता हूँ, या फिर आप सॉल्व करके रख लो कि आर अल्फा और ए में कौन ज्यादा होगा, उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। चले, या फिर मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वो डील करना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बार डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन पे चीजें थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, देखें यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे ध्यान देनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, न्यूट्रल पॉइंट। अच्छा, देखिए डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन या फिर न्यूट्रल पॉइंट क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल वे पे, किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में, लेट से मैं बोल रहा हूँ फ्रिक्शन किसी एच हाइट पर लग रहा है, तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास, सॉरी फोर्स। लेट से फोर्स कहाँ पर लग रहा है, किसी एच हाइट पर लग रहा है, ठीक। अब समझें, अब बताओ फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब दोनों चीजें क्या कर दे, एक दूसरे को इक्वल कर। इक्वल कर दे।
ठीक है, तो अगर मैं बात कर लूं फॉर नो फ्रिक्शन इवन म्यू इज देयर, याद रखो ये सरफेस कैसा है, Rough. रफ है। सो फॉर नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन इसका मतलब ये है इवन इट इज रफ, इवन सरफेस इज रफ, फिर भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा। वो कब हो सकता है, वो तब हो सकता है जब कैसी सिचुएशन हो, F equal to हाँ, जब ये वाला पॉइंट पे जो ए लगने वाला है और जो आर अल्फा लगने वाला है वो दोनों क्या हो जाए, क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया। तो ऐसा कब होने वाला है, देख लें। फॉर दिस क्या होना Dot चाहिए, rolling. ए मस्ट बी इक्वल टू आर अल्फा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये फोर्स कितना लगा रहा है और टॉर्क कितना लगा रहा है वो हमें देखना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर यहां तक। अच्छा, ये हुई इक्वेशन नंबर 1। रोटेशनल इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, टाउ इज इक्वल टू F1 आई अल्फा, और टाउ लग कहाँ पे रहा है, एफ इन टू एच, वो हो गया आई अल्फा। क्लियर, ये हो गई क्या सेकंड इक्वेशन। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। हमें एच चाहिए ना कि किस साइड पर क्या सिचुएशन होने वाली है। यहां तक ओके है पॉइंट। यस सर। हाँ, तो लेट से अगर हमें ये चाहिए तो हमें क्या कर देना चाहिए, डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइड इक्वेशन 2 विद 1। तो अगर 2/1 करेंगे तो एफ क्या होगा, कैंसिल, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई अल्फा अपॉन एम ए। अभी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा, ए इज इक्वल टू क्या है, आर अल्फा। तो ए को रिप्लेस करेंगे आर अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई अपॉन आर। आई अपॉन आर नहीं भाई, आई अपॉन Math. एम आर। एम और आर। ये बन जाता है हमारा शॉर्टकट ट्रिक। क्या, आपको चेक करना है कि एच कितना है। ये एच कब के लिए है, जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक, अच्छा, अब देखना, अब एच का काम। अब यहां पर मैं कंडीशन लिख देता हूं, एकदम हाईलाइटेड कंडीशन। क्या, व्हेन एच इज ग्रेटर देन आई बाई एम आर, क्या होगा, क्या चीज बढ़ जाएगी, अगर मैंने एच बढ़ा दिया तो क्या चीज बढ़ जाएगी, एच बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, टॉर्क या टॉर्क। फोर्स, टॉर्क बढ़ रहा है ना। एच बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, टॉर्क बढ़ रहा है। तो व्हेन टॉर्क। एच इज ग्रेटर देन एम आर क्या होगा, इसके वजह से टॉर्क इंक्रीजेज, और अगर टॉर्क इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होने वाला है, Alpha. अल्फा इंक्रीजेज। और यार अगर अल्फा बढ़ गया मतलब आर अल्फा ज्यादा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, फ्रिक्शन अगर आर अल्फा बढ़ गया मतलब पॉइंट, वो Backward. आगे लगेगा। फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, Forward. फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। क्लियर, और दूसरा वाला तो आपको पता ही है, क्या, व्हेन एच इज लेस देन आई बाई एम आर। अच्छा सोचो, ये पॉइंट अगर नीचे आ जाए, सेंटर ऑफ मास से कहाँ आ जाए, नीचे, तो ये तो उल्टा ही रोटेट कर देगा ना। फील करना, ये कैसा रोटेट कर देगा इसे, तो आर अल्फा किस तरफ आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा ना। ये समझ आया कि नहीं, और ए तो आगे की तरफ था ही, तो अब तो सोचने की बात ही नहीं है, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, यार बताएं फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। पीछे की तरफ ना।
क्योंकि आर एफ और ए दोनों ही कांटेक्ट कहाँ जा रहे हैं, आगे। तो इसका मतलब एच अगर बिलो है तो सोचना ही नहीं है, कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, हमेशा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, हमेशा पीछे की तरफ लगेगा। तो ये अपोजिट साइड, पीछे की तरफ। हाँ, ये थोड़ा यार इरेज करके और डिटेल लिख लेते हैं, जिससे कि हमें दोबारा कभी प्रॉब्लम ना हो फ्रिक्शन को सोचने के लिए, क्योंकि सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारा पुराना लॉजिक जो है, वो फ्रिक्शन हमेशा बिना कुछ सोचे पीछे ही लगा देते हैं। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखें तो अगर H लेस देन I बाई एम आर है तो इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क डिक्रीजेज, thus अल्फा डिक्रीज करने लगेगा। तो इसका मतलब कैसा लगना चाहिए फ्रिक्शन, बैकवर्ड। ओके, और ये जो H है, दिस H इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। ओके, सो H is equal to I by mr above the center of mass is called neutral point। समझ आया क्यों न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, क्योंकि इस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा फिर, जीरो, फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और एक और स्टार मार्क वाली बात क्या है कि इफ H is below center of mass, then अगर H बिलो सेंटर ऑफ मास है तो क्या सिचुएशन होगी, फ्रिक्शन ऑपोजिट। यस, अपोजिट। मतलब अगर वो बिलो हो गया तो 100% फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन मस्ट बी बैकवर्ड। ठीक है, ये कौन सी सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन है। ठीक है, तो इसे अपन जो है यहीं पे बना लेते हैं, जिससे आपको और बेटर याद रहे। क्या, ये व्हील, ये अपना सेंटर ऑफ मास, और ये जो फोर्स है ये थोड़ा बिलो लग रहा है H। तो अगर ये बिलो लग रहा है तो हमें ये दिख रहा है कि ये फोर्स कैसे घुमाने वाला है, इस तरीके से। ठीक है, ये फोर्स कैसे घुमाएगा, इस तरीके से अल्फा देगा। और अगर इस तरीके से अल्फा देगा तो सिचुएशन क्या होने वाली है, आगे की तरफ मिलेगा इसे आर अल्फा बी, और आगे की तरफ ही इसे मिलेगा क्या, ए। तो देन फ्रिक्शन हैज टू वर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ आया ये सिनेरियो सबको। तो बताए फ्रिक्शन कैसे चेक किया करेंगे, हमेशा फ्रिक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले क्या सिचुएशन है, H equal to I by I m। बाय एम आर। तो उसका I बताएगा कि अगर वो H से, H जो है इससे ज्यादा है, मतलब क्या ज्यादा लग रहा है, टॉर्क ज्यादा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर फ्रिक्शन को आगे लगना पड़ेगा, नहीं तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, पीछे लगेगा। डन, ये सबको समझ में आ गया ना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, और इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। क्लियर है सबको, यार ओके है, न्यूट्रल पॉइंट समझ आया। यस सर। हाँ, ये मैंने इसलिए लिखा दिया कि आप अब हर एक क्वेश्चन में सॉल्व मत करो, आप हर एक क्वेश्चन में डायरेक्टली देख के तुरंत लिख दो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभी के लिए लेट्स से हम क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो हमें गिवन है कि हम ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और हमें क्या क्या चाहिए, हमें इसका सारा चीजें फाइंड करना है, ए आर अल्फा एफ, ये सब कितना होगा अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है। सो फाइंड फोर्स, और लेट्स से फाइंड ए एंड अल्फा एंड फ्रिक्शन इन केस ऑफ प्योर रोलिंग। ये क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है अगर, तो फ्रिक्शन और ये सब कितने कितने लग रहे हैं ये। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखें
क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट स्टेप, एफबीडी बनाने से पहले अगर हमें क्लियर एफबीडी चाहिए तो हमने यहाँ पे एफ दिखा दिया। एफ की वजह से प्रॉब्लम क्या क्या आई, एफ ने एक हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन दिया, और साथ में क्या प्रॉब्लम दी, इस तरीके का अल्फा दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक आर अल्फा। ठीक, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक फ्रिक्शन, चेक द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? अच्छा, तो क्या चेक करना है, कैसे चेक करते हैं, आई बाई एम आर से। तो आई कितना है डिस्क के लिए, r² एम आर स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई एम आर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बाई 2। तो इसका मतलब बिकॉज एच कितना है, एंड एच कितना है हमारा, सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर है, आर। सो बिकॉज एच इज ग्रेटर देन आई बाई एम आर, तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, ऊपर है, मतलब टॉर्क ज्यादा है, तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, फॉरवर्ड। फ्रिक्शन शुड बी फॉरवर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही डिसाइड कर लेना है कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, क्योंकि अगर ये नहीं डिसाइड किया तो सब गलत हो जाएगा। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, फॉरवर्ड लग रहा है। अब काम बन गया, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन में क्या लिखना होता है, हमारा एफबीडी हो गई, फ्रिक्शन हो गया, देखो वर्किंग रूल, एफबीडी हो गई, ए अल्फा हो गए, फ्रिक्शन हो गया। अब क्या क्या करना है, सिर्फ ये तीन चीजें, फोर्स इक्वेशन, टॉर्क इक्वेशन और कंस्ट्रेंट लिखना। तो ये हम थोड़ा सा बना लेते हैं कि ये आगे जा रहा है ए से। चल अब शुरू करें। नंबर 1 फोर्स इक्वेशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं पूरी चीजें लिख रहा हूँ। फोर्स इक्वेशन बताएं कितने फोर्स लग रहे हैं, दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, पक्का? दोनों सेम है या अपोजिट है, सेम सेम है। तो क्या करूंगा मैं, F प्लस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम ए। कोई डाउट MA। किसी को? नो सर। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। चलिए सेकंड, आप समझ रहे हो ना, अगर आप फ्रिक्शन गलत ले लेते तो क्या गड़बड़ हो जाती, माइनस आ जाता। हाँ, तो सब बदल जाता है ना भाई। फोर्थ इक्वेशन, उसके बाद टॉर्क, टॉर्क इक्वेशन, कितने लोग टॉर्क लगा रहे हैं, दो। अच्छा दोनों सेम लगा रहे हैं या अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं। फोर्स कहाँ दे रहा है, क्लॉकवाइज, और फ्रिक्शन कहाँ दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क ऑफ क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्लॉकवाइज को पहले क्यों रखा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि अल्फा कैसा है, क्लॉकवाइज है, इसलिए हमने क्लॉकवाइज को बड़ा बोला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स की कितनी डिस्टेंस है, आर, और फ्रिक्शन भी कितनी दूर है, R आर। आर। फ्रिक्शन भी हो गया आर डिस्टेंस पे, इज इक्वल टू डिस्क का आई कितना है, हमारा Mass स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। तो यार आर कैंसिल, एफ माइनस एफ कितना आ गया, एम आर बाई 2 इंटू एल्फा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब कंस्ट्रेंट इक्वेशन, सर वो क्लॉकवाइज का पहले क्यों लिखा और एंटी क्लॉकवाइज का बाद में, एक बार फिर से क्योंकि समझाइए। हाँ, क्योंकि ये किस तरीके से घूमने वाला है, अल्फा किस तरफ है, ऐसे ना, हाँ सर। इसका मतलब कौन ज्यादा घुमाने वाला है, फोर्स। फ्रिक्शन हाँ सर। कम घुमाएगा, तभी तो नेट इधर आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। थर्ड क्या है, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। कंस्ट्रेंट इक्वेशन, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब प्योर रोलिंग के लिए क्या होना चाहिए, ए मस्ट मैच आर अल्फा। आर अल्फा। तो ये इक्वेशन अब हम यहाँ पर थर्ड सेकंड में रख देंगे, तो ये हम यहाँ पर रख देंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन एफ माइनस एफ विल बिकम एम आर इंटू
इसे क्या लिख सकते हैं अल्फा को, a बाई r। R क्लियर? तो इसका मतलब क्या आ गया, f माइनस एफ MA/2। ma/2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन लेट्स से सेकंड। इसे हटा देते हैं। ठीक, ये बस हमने ये बताया कि इसे हमने यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक, तो ये आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या करें, पहले ए फाइंड करेंगे तो फ्रिक्शन को हटाएंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1+2, 1+2 करेंगे तो फ्रिक्शन क्या होगा, कैंसिल आउट। क्या आ जाएगा, 2F इज इक्वल टू MA प्लस MA/2, मतलब 3MA/2। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4F/3M। आप सोच सकते हो कि लीनियर में क्या आता, अगर ये ऑब्जेक्ट रोल नहीं करता, ये क्या होता है, एक बॉक्स होता, तो क्या आंसर आता है एक्सेलरेशन का, F/m। F/m। समझ आया ना। और यहाँ पे देखना है कि अब F/m नहीं आएगा, क्या आ रहा है, 3/4 F/m। ठीक है, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। अब इसे कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में यूज करके क्या फाइंड करेंगे, फ्रिक्शन। यस। तो देख लेते हैं फ्रिक्शन कितना आ जाएगा। तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, MA माइनस F, समझा, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3F माइनस F। तो कितना आ जाएगा ये, F/3। समझा है सबको कि फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, F/3। यार किसी को कोई डाउट इसमें, अच्छा ए पता चल गया तो आर अल्फा से निकाल लेंगे ना कि अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 4F/3RM। 4F/3MR। ठीक है, तो वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मेन चीज़ है फ्रिक्शन को थोड़ा सा समझना कि ये जो फ्रिक्शन है ये कितना आएगा, F/3 के जितना आएगा। और हमने बाकी एक्सेलरेशन और ये सारी चीज़ें देख ली हैं। बताओ किसी को कोई डाउट इस सिचुएशन में, कैसे डील करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ये प्योर रोटेशन के क्वेश्चंस हैं, समझा अभी। ओके, तो ये जो मैंने न्यूट्रल पॉइंट का कॉन्सेप्ट दिया है, ये कब यूज होता है, जब फोर्स कैसा हो, फोर्स किस तरह लगे, हॉरिजॉन्टल लगे। लेकिन आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार फोर्स आपको कैसा लगे, हॉरिजॉन्टल लगे। बहुत सारे क्वेश्चन में फोर्स हमेशा कैसा रहता है, हॉरिजॉन्टल, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये ऑल टाइम रहे, समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम न्यूट्रल कॉन्सेप्ट के जगह पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम काम करेंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया कि ये जो डिस्क है, इस पे हम जो इस पे थ्रेड रैप है, वो अनरैप करने का प्रोसीजर अब हमने बदल दिया है। और अब उसे किस तरीके से पुल कर रहे हैं, हम इधर से पुल कर रहे हैं। समझा आप लोगों को, क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, हमने बदल दिया, और वो जो थ्रेड था उसे हम टॉप की जगह कहां से पुल कर रहे हैं, हम वर्टिकल। बॉटम से पुल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्या, ये डिस्क है, ये डिस्क है। ओके, तो इस पे हमें सेम चीजें सॉल्व करनी है। फाइंड फ्रिक्शन। अच्छा एक चीज और, मैं एक इनफ रफ सरफेस मान रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू इनटू एन। सोचो म्यू इनटू एन की वैल्यू है 30 और आपने एफ लगा दिया 100, क्या ये प्योर रोल करेगा क्या, यार प्योर रोलिंग के लिए कितना फ्रिक्शन चाहिए ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में,
कितना फ्रिक्शन चाहिए? F बाई दिस, मतलब कितना? इतना चाहिए ना यार। ये क्वेश्चन नहीं, मैं प्रीवियस क्वेश्चन समझा रहा हूं कि प्रीवियस क्वेश्चन में सोचो म्यू इनटू एन की वैल्यू कितनी है यार, बताएं पहले। लेट से म्यू इनटू एन कितना है? 30। हमने फोर्स लगा दिया 100, तो फ्रिक्शन कितना चाहिए होगा हमें प्योर रोलिंग के लिए? 33। क्या मिल पाएगा क्या 33? नो सर। नहीं। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन पे फ्रिक्शन वीक पड़ गया। तो सोचो प्रॉब्लम क्या थी, क्यों हमें फ्रिक्शन चाहिए था? ए आगे लग रहा था और आर अल्फा पीछे लग रहा था। आर अल्फा ज्यादा था ए से, इसलिए हमें क्या चाहिए था? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कहाँ लगने लग गया था? आगे। अब फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग है ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? स्किड करने वाला है, रोल ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब ये कि अगर आप बहुत फास्ट पुल करोगे थ्रेड को, तो थ्रेड किस तरीके से स्किड करेगा? रोल ज्यादा करने लगेगा। और ये बहुत ही रियल लाइफ सिनेरियो है, आप फील कर सकते हो। एकदम स्किनी सा आप एक थ्रेड ले लो। सीविंग मशीन किसी ने देखा है? सीविंग मशीन में एक ऐसा वोवन रहता है जिसमें थ्रेड रहता है पूरा। यस सर। हाँ, आप उसको ट्राई कर सकते हो। वो काफी स्मूथ रहता है, तो फ्रिक्शन बहुत ही कम रहेगा। आप ऊपर से थ्रेड खींचना शुरू करो, आप देखोगे कि वो रोल बहुत ज्यादा करेगा। एज कंपेयर टू मूविंग फॉरवर्ड, वो रोल ज्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि आर अल्फा ए से काफी ज्यादा है, क्योंकि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है उसको प्योर रोल कराने के लिए। अच्छा चले ठीक है, ये सिनेरियो भी रहने दें। आपको फील आया कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर? फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? आगे मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा दूंगा जहां पे हमें चेक करना पड़ेगा कि फ्रिक्शन इनफ है या नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चंस मैं अभी बाद में करवा दूंगा। अभी पहले हम स्टैंडर्ड पे बात करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स सॉल्व कैसे करना है। बाद में बात करेंगे कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है या नहीं है। ओके, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स and find the friction force, acceleration and alpha when disk is in pure rolling. Okay, when pulled upward with F। अच्छा, प्योर रोलिंग है। अगर प्योर रोलिंग है तो आपको एक चीज और नोटिस करनी पड़ेगी कि यहाँ पर इस पॉइंट की स्पीड कितनी होगी? अगर ये v से जा रहा है और r ओमेगा से घूम रहा है, प्योर रोलिंग में क्या होता है? v इज इक्वल टू r ओमेगा। मतलब इस पॉइंट के पास स्पीड कितनी आ जाएगी? 2v। इस पॉइंट के पास क्या आएगी? एक टेंजेंशियल r ओमेगा और हॉरिजॉन्टल v, तो मतलब कितनी आएगी? v रूट 2। इस पॉइंट के पास 0, इस पॉइंट के पास v रूट 2। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आपको प्योर रोलिंग करानी है तो टॉप पॉइंट से अगर आप थ्रेड पुल कर रहे हो तो आपको डबल स्पीड से पुल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट की स्पीड कितनी फील होने वाली है? 2v। अच्छा एक चीज और आप इसे और नोटिस कर सकते हैं। आप साइकिलिंग में आप कभी नोटिस करना, सपोज ये स्पोक्स हैं बहुत सारे, आप देखोगे कि आप जब साइकिल मूव कर रहा होगा, आप देखोगे कि आप नीचे के स्पोक्स देख पा रहे हो, ऊपर के क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये वाली स्पोक्स की स्पीड ज्यादा है। ज्यादा है नीचे वाले से। ठीक है, हाँ बहुत फास्ट मूव कराओगे तो फिर नीचे भी नहीं दिखेगा अलग अलग स्पोक्स, बट ये फैक्ट है कि ऊपर वाले स्पोक्स आपको दिखेंगे नहीं, जबकि नीचे वाले आप फील कर सकते हो। तो चले यार ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर हम। इस क्वेश्चन में फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। चले बताएं। नंबर 1, ये फोर्स लगेगा
ये फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन कहाँ मिलना चाहिए उसे, ऊपर की तरफ। बट मैं बोल रहा हूं कि इट इज प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग मतलब क्या हुआ, प्योर रोलिंग तो कब होगी, जब आगे की तरफ इसे मिले। आगे की तरफ इसके पास ये कहां से आ गया होगा, क्या लगता है कहां से आएगा? अल्फा। नहीं, आगे की तरफ ए चाहिए हमें, कौन देगा, ये एफ दे पाएगा क्या आगे की तरफ एक्सेलरेशन? फ्रिक्शन देगा। फ्रिक्शन देगा। तो इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, आगे। आगे की तरफ। तो ये ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया क्या कि ये फोर्स ए दे पाएगा क्या, नहीं। ये फोर्स ए दे पाएगा क्या, नहीं। तो इनिशियली क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट के पास क्या है, आर अल्फा। समझा? तो मैं यहां से लिखूंगा बिकॉज एफ कैन, बिकॉज एफ इज अपवर्ड, so can't provide horizontal acceleration। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ जाने का ट्राई करेगा, पीछे। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनिशियली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किस तरफ मूव करेगा, बैकवर्ड विद आर अल्फा। ठीक है, सो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि इस फॉरवर्ड फ्रिक्शन ने क्या प्रोवाइड करा दिया है उसको, acceleration, एक्सेलरेशन। तो ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा ही नहीं सकता, ये फोर्स तो सिर्फ क्या कर रहा है, घुमा सकता है। क्या प्रोवाइड कर सकता है ये फोर्स, क्या प्रोवाइड कर सकता है ये फोर्स, सिर्फ अल्फा प्रोवाइड करा सकता है। उसके वजह से, उस अल्फा की वजह से फ्रिक्शन कहाँ लग गया, यहाँ पर आगे की तरफ। अब इक्वेशन सॉल्विंग है, एक बार आपने फ्रिक्शन लगा दिया तो इक्वेशन अब जस्ट सॉल्व करना है। तो चले इस बार मैं लिखूंगा नहीं, फास्ट सॉल्व कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल में कौन दे रहा है नेट फोर्स, या हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कौन दे रहा है, सिर्फ friction, फ्रिक्शन। तो क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम एन टू ए, फर्स्ट इक्वेशन। नंबर 2 टॉर्क इक्वेशन। अब देखो टॉर्क, फ्रिक्शन अपोज कर रहा है हमारे टॉर्क का या सपोर्ट, ये फोर्स कैसा, अपोज कर रहा है। yes, opposite, ये फोर्स ऐसा घुमाएगा और फ्रिक्शन उसे ऐसा घुमाएगा ना। एंटी ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या होगा, टॉर्क एफ इंटू आर। चलो पहले लिख लेते हैं, टॉर्क नेट क्या होना चाहिए, आई अल्फा होना चाहिए। तो एफ इंटू आर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, माइनस फ्रिक्शन इंटू आर, ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। आई कितना है, हमारा स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब क्वेश्चन में दिया है कि फॉर प्योर रोलिंग क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो अल्फा को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से, एफ माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम ए बाई 2। क्यों, क्योंकि इस ए अल्फा को हमने क्या लिख दिया, अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर। तो वो कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी 2। अब क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दे। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 + 2, 1 + 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू 3ma/2। तो ए कितना आ गया, 2/3 ma, सॉरी 2f/3। बताओ ये कम हो गया या ज्यादा हो गया लास्ट टाइम से,
लास्ट टाइम कितना आया था एक्सेलरेशन 4F/3m. और अभी कितना आया 2/3। देख रहे हो कितना कम हो गया एक्सेलरेशन। क्यों कम हो गया? क्योंकि तब एफ और फ्रिक्शन दोनों मिलके चला रहे थे और अभी सिर्फ अकेले कौन चला रहा है? फ्रिक्शन फ्रिक्शन। समझा? तो ये हो गया अपना क्या एफ ए हो गया। तो आर अल्फा समझ गए। अच्छा एम भी डिवाइड आएगा। अल्फा क्या आ जाएगा? बस आर मल्टीप्लाई करा देना इसमें। सो 2F/3mr। ओके देन यूजिंग इन इक्वेशन 1 कितना आ जाएगा फ्रिक्शन? कितना है 2F/3। अब देखो क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं पहला क्वेश्चन देखूं, पहला क्वेश्चन एक डिस्क को इस तरीके से पुल करके प्योर रोल कराना इजी है। क्यों? क्योंकि कितना फ्रिक्शन चाहिए था? सिर्फ F/3। ठीक है, थोड़ा कम चाहिए फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप इस तरीके से पुल करके चाहते हो कि वो रोल करे तो फ्रिक्शन कितना चाहिए हमें? 2F/3। और बेटा फ्रिक्शन तो लिमिटेड है, ज्यादा रह नहीं सकता, इसलिए हमें किसे कम करना पड़ता है? F को। तो अगर आप सब लोग फील करने के लिए रेडी हो तो ये सिनेरियो इतना रियलिस्टिक है, एकदम अच्छे से समझ आएगा आपको कि अगर एक व्हील को आपने थ्रेड रैप करके आगे की तरफ पुल करना है तो आपको थोड़ा फास्ट पुल कर सकते हो। इवन थोड़ा फास्ट भी पुल करोगे तब भी ये रोल करते हुए जाएगा। लेकिन अगर आपने इस डायरेक्शन में थोड़ा भी फास्ट किया तो वो रोल नहीं कर पाएगा अच्छे से। उसके जगह पे सिर्फ क्या रहेगा? घूमता रहेगा। तो आपको स्लोली पुल करना पड़ेगा, तब ये आगे भी जाएगा और रोल भी करेगा, आगे भी जाएगा और रोल भी करेगा। मतलब प्योर रोल करेगा जब ये F क्या हो? कम हो। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन 2F/3 चाहिए और फ्रिक्शन तो सिर्फ लिमिटेड है ना हमारे पास। तो सिचुएशन समझ आई या नहीं ये बताएं यार। सिचुएशन समझ आ गई सब? यार दोनों सिचुएशन समझ आ गई सबको? फ्रिक्शन की बात? यस सर। चले एक और एग्जांपल देख लेते हैं, लास्ट सेट, जिसमें मैंने बताया कि अब हम पहले हम थ्रेड को पकड़ रहे थे, वो कर रहे थे अभी थ्रेड को पुल कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं? थ्रेड को होल्ड कर लेते हैं और क्या करते हैं? डिस्क को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये थ्रेड है। तो अभी क्या कोई F लगा रहे हैं क्या हम? नहीं, F नहीं लगा रहे हम क्या करने वाले हैं? हम डिस्क को छोड़ देने वाले हैं। ओके, तो आपको सिचुएशन सारी चीजें चाहिए। व्हेन डिस्क इज left freely holding the rope। क्लियर? सो अगर हम इस सिचुएशन में बात कर रहे हैं कि इफ डिस्क performs pure rolling find tension in the rope। अगर ये डिस्क प्योर रोल कर रही है तो फिर टेंशन कितना हमारे हैंड को फील होगा? क्या हमारे हैंड को T = mg फील होगा क्या? नहीं। सबसे पहले ये रोलिंग में तुरंत समझ जाना है कि यार ऐसे तो नहीं होने वाला है, ये मत कर देना। तो ये डिस्क है, क्या यहाँ पे फ्रिक्शन की कोई जरूरत है क्या? No, sir. नहीं है। गुड। तो ये हमारा टी हो गया और ये हो गया। और सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि रोटेशन में आपको ये नहीं करना। क्या नहीं करना?
equal to mg. यस, डायरेक्टली T इज इक्वल टू mg, ये नहीं कर देना है, ठीक है, अलग होगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्क क्या कर रही है, रोल कर रही है। तो रोल कर रही है मतलब आगे की तरफ भी इसके पास एक्सेलरेशन होगा और साथ में क्या कर रही है, घूम भी रही होगी। तो ये इस तरीके से घूम रही होगी अल्फा से। समझ आया? तो क्या सिचुएशंस हैं? इक्वेशन लगा देते हैं तुरंत। बता, ए उसे कौन सा नेट फोर्स दे रहा है, या नेट फोर्स? एम यार ए कौन देगा उसे, ये बताओ पहले। लीनियर इक्वेशन, या लीनियर इक्वेशन बताएं सब। अरे वाह यार, बोलना तो पड़ेगा भी। लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी यहाँ पर? T is equal to ma plus mg. T इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। ये आपने फोर्स बैलेंस कर दिया है, ठीक है। मैंने इस तरह नहीं सिखाया है, मैंने क्या बताया है कि ये ए कौन देगा। सही है, लाइन सही है, नो इश्यूज। ये ए कौन देगा यार, ये बताओ पहले। mg जी, एम जी देगा। टी क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज करेगा। तो ऐसे कैसे बोल सकते हो यार, क्या बोलना चाहिए हमें, mg minus T is equal to ma. एम ए। तो यार सिंपल सी बात है, फिर भी तुम लोग ऐसे करते हो। क्या सिचुएशन होगी, एम जी नीचे लग रहा है, माइनस टी अपोज कर रहा है, विल गिव इट एम इंटू ए। अभी समझा? अच्छा, टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या एम जी को टॉर्क प्रोवाइड कर पाएगा? No sir. सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा टॉर्क, T. टी। सो टी इंटू कितनी डिस्टेंस है सेंटर से, R. आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। और यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ कि टॉर्क ऑफ एम जी क्या होगा, 0। एम जी का कोई टॉर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, टी इज इक्वल टू एम आर अल्फा बाई 2। अब क्या लिखना चाहिए हमें, कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या बताया, जब भी रोप या कांटेक्ट कुछ भी हो तो कंस्ट्रेंट कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। अब बताओ, क्या ये पॉइंट जो कांटेक्ट है रोप का, ये कहीं जा रहा है क्या? नहीं, ये तो यहीं पर है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, वहीं पर है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये पॉइंट यहीं पर है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका स्पीड कैसा है। तो कैसे बताए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमने बनाया और ये बनाया। अब ये डिस्क वाला पॉइंट है, ये डिस्क का पॉइंट है, नीचे किससे जा रहा है, ए से। और आर अल्फा किस तरफ आएगा इसमें, Upward. अपवर्ड, ये होगा आर अल्फा। बट ये जो रोप का पॉइंट है, ये रोप का पॉइंट है, ये तो रेस्ट पे है। तो ये क्या है, रेस्ट पे है, मतलब इसका ए नेट क्या है, 0। तो इसका मतलब बेसिक है कि अभी भी क्या दिख रहा है, ए इज इक्वल टू R alpha. आर अल्फा। ये बदलता सिर्फ तब है, मैंने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस में बदलता है, जिसमें अलग अलग मूवमेंट है। मतलब सोचो ये रोप है, इस तरफ से मैं पुल कर रहा हूँ कुछ 2a से, और इस तरफ से पुल कर रहा हूँ a से। तो क्या कंस्ट्रेंट ए इज इक्वल टू आर अल्फा आएगा क्या, नहीं। तब हम चेक करेंगे, दोनों पॉइंट्स को हम बनाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी a इज इक्वल टू आर अल्फा ही है, तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, बिकॉज a इज इक्वल टू क्या है, आर अल्फा। तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ए बाई आर, डन। तो इसका मतलब टी कितना आ गया, एम ए बाई 2। ये हो गई क्या, इक्वेशन नंबर 2। बस अब क्या करना है, सॉल्विंग।
सॉल्विंग इक्वेशन 1+2 क्या हो जाएगा 1+2 t दोनों कैंसल हो जाए। कैंसिल एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3ma/2 तो a कितना आ गया 2g/3 क्लियर। तो ये a थोड़ा सा यहाँ पे हमें ध्यान देना है और r अल्फा से अल्फा आ जाएगा एंड अल्फा कितना आ गया 2g/3r 3r और इसे इक्वेशन 1 या 2 में यूज कर लेंगे यूजिंग इट इन इक्वेशन 2 तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ma/2 दिया है हमें सो t इज इक्वल टू कितना है mg/3 यस सो ये है ma/2 मतलब mg/3 ये इस तरीके से लिख लेते हैं m/2 और a की वैल्यू है क्या 2g/3 सो t की वैल्यू क्या आ गई mg/3 ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें आपको फाइंड करनी पड़ेंगी और बेटा एग्जाम में ये चीज़ें फास्ट करनी पड़ेंगी। एग्जाम में ये चीज़ें फास्ट करोगे तब आप उस चीज़ को रिलेट कर पाओगे। ठीक है। तो अभी आज मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जिसमें a इज इक्वल टू आर अल्फा काम नहीं आ रहा है। मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशन में क्या आ रहा है a इज इक्वल टू आर अल्फा। कल कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें a इज इक्वल टू आर अल्फा नहीं है और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें अप्रोच कर लेंगे। ठीक है। तब तक प्रैक्टिस शीट आप पूरा सॉल्व करो। प्रैक्टिस शीट पूरा कंप्लीट करके रखना है कहाँ तक 7.1 टू 7.5 पूरा। ठीक है। प्रैक्टिस शीट पूरा सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है आपको। चले ठीक है फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके ओके एवरीवन देन बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय एवरीवन Bye, sir. या बाय बाय ऑल।